नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। पिछले वीडियो में हमने देखा कि मनोभाव पर असर करने वाले परिबल, उसके पहले हमने देखा मनोभाव का गठन। अब हम देखने जा रहे हैं मनोभाव में परिवर्तन लाने के लिए कुछ युक्तियाँ, प्रयुक्तियाँ और पद्धतियाँ हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। तो पहली पद्धति है शिक्षा। जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षा के द्वारा मानव जीवन में बहुत सारे परिवर्तन लाए जा सकते हैं। शिक्षा के द्वारा ही एक बच्चा अपना जो भविष्य है उसका निर्माण करता है, उसका गठन होता है, एक अच्छे व्यक्तित्व का गठन होता है, वो सामाजिक रूप से बहुत सुदृढ़ बनता है। तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे। शिक्षा, हम सब जानते हैं कि शिक्षा अर्थात अनुभव तथा अभ्यास या प्रयत्न के कारण व्यवहार में होने वाले हमेशा के लिए सापेक्ष परिवर्तन। यदि एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि शिक्षा अर्थात क्या, तो शिक्षा अर्थात पढ़ाई लिखाई ये शिक्षा नहीं होती। शिक्षा अर्थात अनुभव तथा अभ्यास या प्रयत्न के कारण आपके पास अनुभव है, वो अनुभव के साथ वो अनुभव का उपयोग करके आप अभ्यास करते हो या प्रयत्न करते हो, और उसके कारण आपके व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वो भी परिवर्तन कब, हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए जो परिवर्तन आता है उसे सापेक्ष परिवर्तन कहते हैं। इसका अर्थ यह होता है कि शिक्षा द्वारा व्यवहार में परिवर्तन आता है। ऐसी शिक्षा प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी भी प्रकार की हो, लेकिन व्यवहार में परिवर्तन लाती है। स्कूल कॉलेजों में दी जाने वाली शिक्षा या सामाजिकरण द्वारा होने वाली शिक्षा से मनोभाव में परिवर्तन आता है। परंपरागत रीति से खेती करने वाले किसान अब शिक्षा के द्वारा नई खेती, जमीन का टेस्टिंग कराने, जमीन के केंद्रीय तत्वों के अनुरूप खेती की फसल में परिवर्तन तथा अलग अलग फसलों को उगाने के विषय में जानकारी प्राप्त करके उन फसलों की ओर विधायक मनोभाव विकसित कर देते हैं। स्कूल कॉलेज में होने वाली शिक्षा के अलावा प्रवृत्तियों का विस्तार बढ़ते धीरे धीरे बालकों और माता पिता में भी केवल पुस्तकीय ज्ञान के बदले बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रवृत्तियों में भाग लेने का विधायक मनोभाव दिखाई देता है। देखिए, पहले के समय में क्या होता था, किसान लोग जो थे वो सिर्फ पुरानी टेक्नोलॉजी, पुरानी तकनीक से ही खेती करते थे, लेकिन आज के समय में नई टेक्नोलॉजी, नई चीज़ें आने से उन्होंने क्या किया, उसकी शिक्षा प्राप्त की। अब वो जो एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके वो फसल का उत्पादन करते हैं, तो उनमें क्या होता है कि पहले की अपेक्षा ज़्यादा उत्पादन होता है। तो आने वाले समय में ऐसा तो होगा नहीं कि उन्होंने जो शिक्षा प्राप्त कर ली, जो नई टेक्नोलॉजी की शिक्षा प्राप्त कर ली, वो भूल जाएंगे। तो ऐसा नहीं होगा, मतलब कि वो सापेक्ष परिवर्तन हुआ उनके में, वो हमेशा के लिए उनके दिमाग में आ गया है। ऐसे ही शिक्षा के फील्ड में अगर हम देखें तो पहले रटंत विद्या का सूत्र दिया जाता था कि रटो और पढ़ के पास हो जाओ, लेकिन आज के समय में पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास पे भी ध्यान दिया जाता है। उनकी बोलचाल, उनके रहन सहन, उनको खेल कूद में भी, उनको पेंटिंग में भी, मतलब कि उनका सर्वांगीण विकास, जिससे बच्चा कल को अगर उसको पढ़ाई के वजह से नहीं तो उसको अलग अलग एक्टिविटी की वजह से रोज़गार मिले, जिससे वो अपने जीवन में कभी भी किसी भी समस्या का सामना करने के लिए तत्पर हो। तो इससे क्या होता है कि स्कूल कॉलेज में जब नई शिक्षा दी जाती है और नई प्रवृत्तियाँ कराई जाती थी, इससे बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है, और इससे माँ बाप भी सोचते हैं कि नहीं, बच्चों को विद्यालय ज़्यादा से ज़्यादा भेजा जाए। पहले नहीं होता था कि बच्चों को विद्यालय भेजा जाता था, पहले बहुत कम बच्चों को पढ़ाई में इंटरेस्ट होता था, बहुत कम बच्चों को विद्यालय भेजा जाता था, क्योंकि माँ बाप को ये था कि जब तक वो लोग पढ़ेंगे, पढ़ाई पूरी करेंगे, तब तक कुछ ना कुछ नौकरी धंधा कर लेंगे, काफ़ी इनकम हो जाएगी। लेकिन आज माता पिता को ये लगता है कि नहीं, वहाँ जाएगा तो बच्चा एक अच्छा सामाजिक व्यक्ति बन के उभरेगा। तो इस तरीके से माँ बाप के भी मन में शिक्षा के प्रति विधायक मनोभाव दिखाई देते हैं। अगला है प्रचार। प्रचार शिक्षा का प्रभावशाली माध्यम है। प्रचार के प्रभावशाली होने से समूह माध्यमों की भूमिका बढ़ गई है। प्रचार किसके द्वारा होता है, कौन से समूह में होता है, कौन से माध्यमों से होता है, यह सब बातें मनोभाव में परिवर्तन को प्रभावित करती है। प्रचार भी शिक्षा ही है। प्रचार के उपयोग के लिए जाने वाली सूत्र भी मनोभाव को परिवर्तन करने के लिए प्रभावशाली होते हैं। 100-200 वर्ष पहले भारत में 90% लोग खेती पर आधारित थे। तब ऐसा माना जाता था संतति ही संपत्ति है। धीरे धीरे जनसंख्या विस्फोट के प्रभाव से उत्पन्न होने वाली समस्याओं से बचने के लिए जनसंख्या नियंत्रण करना, हम दो हमारे दो का सूत्र प्रचार प्रभावशाली
बना। मतलब कि पहले के समय में क्या होता था, जैसे यहाँ पे 100-200 साल पहले का उदाहरण दिया, तब 90% लोग जनसंख्या पर आधारित थे। तब ये होता था कि संतति ही संपत्ति है, मतलब कि उनके जो बच्चे हैं वही संपत्ति है। सबके मन में ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करो, वो हमको सपोर्ट करेंगे, आने वाले समय में धन का सर्जन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा धन लाएंगे। लेकिन आज के समय में जैसे जैसे जनसंख्या विकसित हो रही, जैसे जैसे जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है, वैसे वैसे लोगों के मन में ये हो रहा है कि नहीं, 2 ही बच्चे रखो, उन्हें अच्छे से पढ़ाओ, अच्छे से शिक्षित करो, उनका सर्वांगीण विकास करो, जिससे वही बच्चे जो 4-5 बच्चे मिलकर काम करते थे, वही 2 बच्चे हमको उससे कहीं ज़्यादा काम करके दे दे। तो इसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा है? संचार माध्यम का, या तो प्रचार माध्यम का, जिसके द्वारा अब ये सब न्यूज़, ये सब समाचार हमारे पास कैसे पहुँचे, ये सब जानकारियाँ कैसे पहुँची? समाचार माध्यम, टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, ये सब चीज़ों की वजह से, या समूह माध्यम के द्वारा, प्रिंट मीडिया के द्वारा, कई चीज़ों के माध्यम से वो हमारे पास तक पहुँची कि नहीं, हमको सिर्फ हम 2 हमारे 2 का ही नारा लगाना चाहिए, हम 2 हमारे 2 ही बच्चे होने चाहिए। तो इस तरीके से प्रचार माध्यम प्रभावशाली वाला। अगला है समूह चर्चा। समूह चर्चा में पारस्परिक आंतरक्रिया का महत्व है, जिससे विचारों का विनिमय होता है और जो लोगों के मनोभाव को परिवर्तन लाने में सहायक होता है। मनोभाव के गठन में समूह का सदस्य पद, संदर्भ समूह और समूह की आंतरक्रिया का प्रभाव पड़ता है। 2 विपरीत मनोभाव वाले समूह के लोगों के बीच पारस्परिक चर्चा विचार द्वारा विचारों के आदान प्रदान की प्रक्रिया से मनोभाव में परिवर्तन लाया जा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि आज भी रूढ़िचुस्त व्यक्ति बहुत हैं समाज में, जो कि अपने पुराने ख़यालात समाज पे थोपने का प्रयास करते हैं। तो उनके जो प्रयास हैं, उनके जो मनोभाव हैं, उसको बदलने के लिए अगर हम समूह चर्चा करेंगे, क्योंकि समूह चर्चा में काफ़ी लोग अपने अपने विचार अपने अपने तरीके से व्यक्त करते हैं। अब उसमें अगर किसी व्यक्ति का ख्याल है समाज के विपरीत है, तो उसमें बाकी व्यक्ति अपना मंतव्य देकर, अपना विचार देकर उसमें सुधार करने का प्रयास कर सकते हैं। क्योंकि पुराने ख्याल, रूढ़िचुस्त ख्याल, ये समाज के लिए बहुत ही बड़ा अभिशाप है। रूढ़िचुस्त ख्याल के वजह से ही हमारा समाज कहीं ना कहीं बहुत पीछे जा रहा है। तो समूह चर्चा के द्वारा ये सब बातों में, ये सब चीज़ों में परिवर्तन लाया जा सकता है। 1943 में न्यू कॉम्बे रूढ़िचुस्त परिवार की कॉलेज की युवतियों के मनोभाव में परिवर्तन लाने के प्रयोग में सफलता प्राप्त हुई थी। संस्था में संचालकों एवं कर्मचारियों के विपरीत मनोभाव में उत्पन्न होने वाले संघर्ष के कारण दोनों पक्षों की गोष्ठी का दौर चलता है, जिसमें मुक्त चर्चाओं के माध्यम से पारस्परिक निषेधक मनोभाव कम होने से समस्या का समाधान प्राप्त होता है। भारत देश आतंकवादी पीड़ा का काफ़ी सालों से शिकार हुआ है। उनकी अलग अलग देश के नेताओं के साथ लगातार चर्चा विचारणा करने से दुनिया के अन्य देश जो भारत में आतंकवाद के प्रति ध्यान नहीं देते थे, ऐसे देश भी भारत के आतंकवाद के प्रति मनोभाव परिवर्तन होने लगा है। मतलब कि जो हमारे नेता लोग रहे हैं, वो विदेशों के साथ आतंकवाद पर चर्चा करते हैं। आतंकवाद एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, उस पर वो लोग फोकस करते हैं। तो इसके द्वारा जो अलग अलग देश हैं, वो भी ये मानते हैं कि नहीं, आतंकवाद को जड़ से ख़त्म करना चाहिए। इसके लिए वो जो पुराने उनके मनोभाव थे, वो आतंकवाद के प्रति बहुत ही क्रूर हुए हैं कि नहीं, इसको जड़ से ख़त्म करना बहुत ही आवश्यक है। ऐसे में भी भारत के आतंकवाद के प्रति मनोभाव में परिवर्तन होने लगा है, जिसका भारत को लाभ होने लगा है। परिणाम स्वरूप दूसरे देश भी भारत को आतंकवाद से लड़ने के लिए सहायक होने लगे हैं और आतंकवाद के प्रति विश्व के देशों में मनोभाव में परिवर्तन हुआ है। तो इस तरीके से समूह चर्चा के द्वारा, बात व्यवहार के द्वारा, अपनी बात एक दूसरे को बताने के द्वारा मनोभाव में परिवर्तन लाया जा सका है। अगला है कानून। मनुष्य अनुभव, समझ या चर्चा के कई बार मनोभाव में परिवर्तन करने के लिए तैयार न हो, तब कानून मनोभाव में परिवर्तन करने के लिए प्रभावशाली बनता है। भारत जैसे विविधता में एकता रखने वाले देश में भी अभी भी ऐसे परंपरागत रूढ़िचुस्त रीति रिवाज है, जिनमें लंबे समय में परिवर्तन की प्रक्रिया जारी होने के बाद भी प्रभावशाली परिवर्तन नहीं हुआ है। ऐसे संयोगों में कानून के डर से लोगों में परिवर्तन लाया जा सकता है। धार्मिक रूढ़िचुस्त लोगों में धार्मिक विधि या धार्मिक स्थलों पर स्त्रियों के प्रवेश या पूजा की विधि में भाग लेने पर निषेध है। जैसे हम जानते हैं, दक्षिण भारत में ये प्रथा ज़्यादा देखने को मिलती है कि धार्मिक स्थलों पर स्त्रियों को मंदिर में प्रवेश करना वर्जित है। ऐसे ही देश के कई राज्यों में आज भी देखो तो
जो बाल विवाह है वो भी अभी भी बहुत ज़्यादा है, स्त्रियों का शोषण होता है। तो इस तरीके से जैसा कि हम जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को सुधारना हो तो 4 चीज़ों का उपयोग करना बहुत ज़रूरी होता है, 4 मापदंडों का उपयोग करना बहुत ज़रूरी होता है। साम, दाम, दंड, भेद, ये 4 चीज़ें अगर ना हो तो व्यक्ति में सुधार नहीं लाया जा सकता है। तो जब सब चीज़ों से हार जाता है देश, तब वो कानून का सहारा लेता है। कानून में कुछ नीति नियम बनाए जाते हैं, वो नीति नियम अगर कोई भंग करता है तो उसको कानून के हिसाब से उसको सज़ा दी जाती है। 2016 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के द्वारा स्त्री पुरुष समानता का अधिकार के अनुसार धार्मिक स्थलों में प्रवेश की अनुमति प्राप्त हुई, जिसके कारण पुरुषों धर्मगुरुओं में स्त्रियों के प्रति पूजा विधि के विषय में निषेधक मनोभाव में धीरे धीरे परिवर्तन शुरू हो गया। मतलब कि जब पहले ये था कि लेडीज़ों को मंदिर में प्रवेश ना दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट 2016 के उसके जजमेंट के अनुसार ये कहा गया कि नहीं, जो मानव अधिकार स्त्री पुरुष समानता का अधिकार है उसके अंतर्गत स्त्रियों को भी पूजा का अधिकार है। इसके वजह से आज मंदिरों में उनको प्रवेश दिया जा रहा है, स्त्रियों को प्रवेश पूजा करने के लिए अनुमति दी जा रही है। यहाँ अनुमति किसी की सर्व स्वीकृति से नहीं बल्कि कानून के प्रेशर से दी जा रही है, कानून के दबाव से दिया जा रहा है। मतलब यहाँ पे कानून ने हस्तक्षेप किया, जिसके द्वारा जो निषेधक मनोभाव थे लोगों के मन में, अब वो मनोभाव विधेयक बन गए। मतलब कि प्रेम पूर्वक नहीं बल्कि ज़बरदस्ती विधेयक बनाया गया। तो इस तरीके से जहाँ ज़रूरी हो वहाँ कानून हस्तक्षेप करता है और लोगों के मनोभाव में परिवर्तन लाता है। अभी बहुत से समाजों में ऐसे ही कितने निषेधक मनोभाव हैं जिनमें परिवर्तन लाना आवश्यक है, जिस दिशा में मनोवैज्ञानिक, समाज सुधारक, शिक्षक, राजनेता और न्यायालयों के द्वारा कानूनी प्रयास करना अनिवार्य है। अभी भी बहुत सारे क्षेत्र हैं, जैसे मैंने बताया कि जैसे विधवा विवाह, ये भी बहुत बड़ी समस्या है, कई राज्यों में होता है कि नहीं करने देते विधवा विवाह। फिर बाल विवाह अभी भी बहुत राज्यों में ऐसा है कि जहाँ पे बचपन में ही बच्चों का विवाह कर दिया जाता है। अब यहाँ पे ये सब चीज़ें ख़त्म कैसे होंगी? ये सब चीज़ें तब ख़त्म होगी जब कोई भी समाज का बड़ा व्यक्ति आवाज़ उठाएगा, और वो आवाज़ उठाने के साथ साथ कानून भी उनका सहयोग करेगा, तब लोगों का मनोभाव परिवर्तित हो सकता है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में हम देखेंगे मनोभाव में अवरोध किस तरीके से आता है, कौन कौन से मुद्दे हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।